तो आइएगा बात करते हैं इकोनॉमी के सापेक्ष में। जो ये सिलेबस है आपका इकोनॉमी का, इसको 6 पॉइंट में यूपीएससी ने अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हम यहाँ पर दो टॉपिक पॉवर्टी एंड देंस इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशन हम लोग कर चुके हैं। आज डिबेट डिस्कशन करेंगे राजकोषीय नीति के सापेक्ष में। परिभाषा क्या होती है उसकी, घटक क्या होते हैं, प्राप्तियां क्या होती हैं, राजस्व और पूंजीगत खाते क्या होते हैं, कर राजस्व क्या होता है, बीए क्या होता है, बजट क्या होता है। यानी जिसको हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं पब्लिक फाइनेंस के नाम से, इसको लोक वित्त के नाम से जानते हैं। यानी लोक मतलब सार्वजनिक वित्त, जिसको पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं, या फिजिकल पॉलिसी या कह सकते हैं इसके रूप में हम लोग जानते हैं। तो आइएगा इस टॉपिक की पूरी थीम को बनाते हैं, और ये समझ के आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, पूरा सिनेरियो सेट हो जाएगा। आइएगा, अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें, लोक वित्त यानी सार्वजनिक वित्त, ये है क्या, अगर एक ही वर्ड में कहा जाए तो ये एक व्यापक विषय है, एक विस्तृत विषय है, ब्रॉड सब्जेक्ट है। अब जिसमें भी देश के अंतर्गत देखा जाए तो ये टॉपिक क्या है, इकोनॉमी का है, तो इसमें इकोनॉमिक मैटर ही आएंगे, पॉलिटिकल मैटर तो आएंगे नहीं। तो यानी इकोनॉमिक इश्यूज होंगे। अब इकोनॉमिक जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका एक व्यापक रूप, यानी व्यापक मतलब कह सकते हैं व्यापक विषय। अब व्यापक विषय क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल बेस पे आपके देश में सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होता है, सरकार उसे खर्च कैसे करती है, सरकार उधार कहाँ से लेती है, मुद्रा को कैसे छापती है, उसका प्रबंधन कैसे करती है। यानी ये जितनी भी बातें हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कह सकते हैं लोक वित्त में आते हैं। तो लोक वित्त में वो मुद्दे आते हैं जो मुद्रा से या पैसे से जुड़े होते हैं। पैसे से मतलब यहाँ से आय कहाँ से होगी, आपका व्यय कहाँ होगा, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, प्रबंधन मतलब किसको देना है, किससे लेना है, उधार किसको देना है, ऋण किससे लेना है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें हम इसमें कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक सिनेरियो सेट हो जाना चाहिए कि हमारे पास लोक वित्त एक ऐसा सिनेरियो है, अवस्था है, जहां पर सार्वजनिक वित्त को लेकर, सार्वजनिक मुद्रा को लेकर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा प्रस्तावना के रूप में डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, इसमें सारी चीजें आ जाएंगे। क्या लिखेंगे, लोक वित्त एक विस्तृत विषय है, पब्लिक फाइनेंस इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, जिसमें मुद्रा से संबंधित मामले आते हैं। इट्स आर रिलेटेड टू मनी, मतलब रिलेटेड टू इश्यूज आते हैं, जैसे धन का आगमन कहाँ से होगा, धन का निर्गमन कहाँ होगा, धन का प्रबंधन कहाँ होगा, धन के अलावा अन्य जितनी भी बातें हैं, यानी बाजार के अंतर्गत पैसे का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोक वित्त कहते हैं। तो लोक वित्त के अंतर्गत देखा जाए निम्न चार विषय हमें मुख्यतः देखने को मिलते हैं। सरकार को प्राप्तियां कहाँ से होंगी, सरकार के खर्च कहाँ होंगे, सरकार के जो घाटे हैं वो कैसे होंगे, केंद्र राज्य के विषय में हम लोग बात कर सकते हैं। तो अगर मैंने कहा कि ये व्यापक विषय है, तो इन विषय में चार बातें इंपॉर्टेंट है जो हमें इसमें, मतलब चार ही बातें होती है जो पढ़ना होता है। तो सरकार की लिखिएगा, सरकार की प्राप्तियां, या एक वर्ड कहा जाए तो यहां से कह सकते हैं सरकारी प्राप्तियां, गवर्नमेंट रिसीप्ट, और सरकारी प्राप्तियों के साथ होता है सरकारी खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जब यहां से आया कितना और गया कितना, ज्यादा जाएगा तो होता है एक प्रकार से कह सकते हैं सरकारी घाटे, गवर्नमेंट डेफिसिट।
सरकारी घाटे, डेट मीन्स गवर्नमेंट डेफिसिट। और ये सब हो गया तो जो चौथा पॉइंट जो विषय में आ जाएगा उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। वो होता है आपको केंद्र राज्य के बीच में कैसे संबंधों को बनाया जा रहा है, केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध कैसे हैं। तो यानी सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो यहाँ चार विषयों के बारे में हम किसके विषय में पढ़ते हैं, लोक वित्त के बारे में पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोक वित्त एक ऐसा विशिष्ट विषय है जहां पर सरकारी प्राप्तियां, सरकारी व्यय, सरकारी घाटे, केंद्र राज्य के बीच के संबंधों के बारे में व्यापक तरीके से मुद्रा के रूप में कितना आया, कितना गया, कितना घाटा हुआ, कितना मतलब यहाँ पे समस्या पैदा हुई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लोक वित्त क्या है, एक लोक वित्त एक सिनेरियो है। अगर मजा नहीं आया तो क्लैपिंग कर दीजिएगा, आया तो क्लैपिंग कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको व्यापक तरीके से पढ़ने के साथ स्टेब्लिश करने का प्रयास कर पा रहे होंगे। क्लियर। तो पहले ये दो तीन बातें हम लोग तुमसे पढ़ लेते हैं और उसका पूरा सिनेरियो हम लोग लेके चलेंगे कि इसमें बजट कैसे बनता है, बजट की प्रक्रिया कैसे होती है, बजट में कर क्या होते हैं, कर की बेस्ट प्रणाली कौन सी होती है, इंडिया कौन सी प्रणाली फॉलो करता है, बजट के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ से निकल के आ जाएंगी, टैक्सी सिस्टम क्या होता है ना, अंतरिम बजट क्या होता है, बोटन अकाउंट क्या होता है, ये सारी बातें इसमें कवर करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायनेमिक्स से भी जुड़ता चला जाएगा। राइट, यस और नो, मजा आया। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो आई थिंक यू कैन से public finance is a broad subject. You can say it and describe is the government receipt and government expenditure, government deficit and government central state relation and different activities in public finance. Right? कोई दिक्कत किसी के साथ, मजा आ रहा है। अब पॉइंट ये हमारा बन जाता है कि दो बातें, सरकारी प्राप्तियां, सरकारी खर्च क्या होता है। इन दोनों को बात को समझते हुए आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। तो हमारे पास प्राप्तियां कैसी होती हैं और वहां पे खर्च कितना होता है, दो बातें समझ के थोड़ा सा डायग्राम बना के फिर हम लोग इनको 1 to 1 करके पढ़ने का प्रयास करेंगे और पूरी पिक्चर बन जाएगी। लिखिएगा जाके इसमें सरकारी प्राप्तियां। तो पब्लिक फाइनेंस में दो चीजों का इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये दो चीजें अगर देखा जाए तो एक होता है सरकारी प्राप्तियां एंड यू कैन से गवर्नमेंट रिसीप्ट। रिसिप्ट एंड सेकंड होता है यहां पर सरकारी व्यय, सरकारी खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर सरकारी प्राप्तियों को देखा जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो दो चीजों पर टिका होता है, एक तो राजस्व प्राप्तियां होती हैं एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, और होता है पूंजीगत रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही सरकारी खर्च की भी बात करेंगे तो सरकारी खर्च भी दो रूप में ही होता है। तो यहां बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च, एंड सेकेंड सिनेरियो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च। अब देखो दोनों को बड़े लॉजिकल पैटर्न से पढ़ने का प्राप्त करेंगे कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। तो यहाँ एक वर्ड में समझा भी दूं और फिर समझ भी जाओगे और उसके बाद लिख भी लेंगे कि सरकार ये जो कहाँ से प्राप्त करती है, सरकार यहाँ कहाँ प्राप्त करती है, सरकार इनको कहाँ खर्च करती है, सरकार इनको कहाँ खर्च करती है। ये चार बातें अगर आपके दिमाग में जाती हैं तो मान के चलिएगा कि फाइनेंस वित्त की जो प्रक्रिया है उसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। मान लीजिएगा आपने ये मार्कर है, इसको किसी से रेंट पे ले लिया और रेंट पे लेने के बाद
जो रेंट का किराया है 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये प्रतिदिन का है, तो आप इसका एक दिन का किराया किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और वो व्यक्ति तुमसे ले रहा है, नेक्स्ट टाइम फिर देंगे, नेक्स्ट टाइम फिर देंगे। इसका मतलब आप दिल्ली जैसे शहरों में रहने के लिए आते हैं और वहाँ पे किराए के रूप में आप 200 रुपये 500 हजार 10 हजार 15 हजार जो भी है हर महीने देते रहते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति ले रहा है उसको बार बार इनकम हो रही है, जो व्यक्ति दे रहा है उसको बार बार एक्सपेंडिचर हो रहा है। जब इकोनॉमी के अंतर्गत बार बार जो चीज़ें की जाती हैं उनमें से जो आय होती है वो प्राप्तियां बन जाती हैं, जो व्यय होता है वो खर्च बन मतलब राजस्व खर्च बन जाता है। तो राजस्व रेवेन्यू एक वर्ड है, सरकार को या किसी को जब बार बार इनकम होती है और बार बार खर्च होता है, ऐसे सिनेरियो को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व कहते हैं। आने को प्राप्तियां, जाने को व्यय। जैसे तुमने किराया दे रहे हो, तुम्हारे लिए क्या है, खर्च है, जो ले रहा है उसके लिए प्राप्तियां हैं। यदि तुम भाई मालदार आदमी हो, तुम दिल्ली या शहरों में आते हो और वहां पे साहब रहेंगे, जब पहले अपना मकान खरीद लेंगे, तो तुमने क्या किया, इकट्ठा 10 15 20 50 लाख जितना मकान मिला आपने इकट्ठा किया, उसको दे दिया। इट मीन्स मतलब आपने ये सिनेरियो समझा कि यहाँ से जो व्यक्ति के पास गया एक साथ उसके लिए राजस्व प्राप्तियां हो गई एक साथ, और तुमने उसको दिया तो राजस्व खर्च हो गया। तो एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, सॉरी पूंजीगत हो गया, ये पूंजीगत हो गया एक बार का। तो जब इंडिया को बार बार खर्च करना पड़ता है उसे राजस्व खर्च कहते हैं। जहाँ से बार बार इनकम होती है उसे हम लोग यहाँ पर राजस्व प्राप्तियां, जैसे हम टैक्स देते हैं, टैक्स हर साल देते हैं, है ना। हम मार्केट से कोई जलेबी खरीद रहे हैं, हर बार पैसे देते हैं, अभी जो है नहीं कि ठेका कर लिया, एक साल के लिए दे दिया। तो ऐसे ही जब सरकार को बार बार आय होती है और बार बार खर्च होता है, दैट इज द मीन्स ऑफ रिवेन्यू। एंड पूंजीगत जब एक बार होता है। समझे हो यहां तक, क्लियर है, आया कुछ मजा, इंटरेस्ट आया, बताओ। तो बस इतना समझो अभी यहां पर, इतना समझो कि राजस्व किसे कहते हैं। अगर आप ये समझ गए हो कि राजस्व किसे कहते हैं तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इस पॉइंट को समझ पाएंगे कि राजस्व क्या होता है और पूंजीगत क्या होता है। और राजस्व और पूंजीगत को तुम समझ पाए तो आपके दिमाग पिक्चर बनती हुई चली जाएगी। राइट, क्लियर। अब मीन्स है कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, इनको 1 to 1 करके देखो, समझने का प्रयास करते हैं। इसी का एक चार्ट बन जाएगा तो मजा आ जाएगा कि रिवेन्यू जो हमारे पास है, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। ये वो प्राप्तियां होती हैं जिनकी उत्पत्ति के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए दो एंगल पे हमें खेलना होता है। अब ये दो एंगल क्या होता है, एक जो आपके पास पब्लिक एसिड्स हैं उसे कम करना पड़े, ये कम करना पड़े और नहीं भी करना पड़े। मान लीजिए तुमने टैक्स दे रहे हो, इनकम चाहिए बार बार, तो कभी कम करते हैं कभी बढ़ा देते हैं। इसका मतलब सार्वजनिक संपत्तियों को हमें कम करना ना पड़े पड़े, यानी ये कहाँ से होती है, सार्वजनिक संपत्ति से। सार्वजनिक संपत्ति यानी जो हमारे पास पब्लिक एसिड्स होते हैं, तो पब्लिक एसिड्स से भी हमें रिवेन्यू इनकम जनरेट होता है। दूसरी बात करेंगे, जो सार्वजनिक देता होता है, यानी कहीं हम लोग दे चुके वहां से इनकम आ रही है, यानी उसको बढ़ाना पड़े। मान लीजिएगा आज मार्केट में जो जीएसटी 18% है उसको 20% कर दीजिएगा, तो यानी जो हमारे पास पब्लिक लाइबिलिटीज होती हैं, सार्वजनिक देता होती हैं, वहां से भी आय होती है। तो सार्वजनिक देता से, तो यानी जो हमारे पास पब्लिक लाइबिलिटीज जो होती हैं उनसे भी हमें क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। इसको 1 1 करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना लिख लीजिएगा कि राजस्व प्राप्तियां कहाँ से होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहाँ से होती हैं। ये समझ जाओगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, सिनेरियो बनना स्टार्टिंग हो जाएगा रियल में। तो ये समझेंगे कि करके कि ये कहाँ से आती हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियों की बात करेंगे, तो पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में भी हम 2 पॉइंट आराम से यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, इनके लिए भी सरकार को जब कहीं संपत्ति को कम करना पड़े या ना करना पड़े, जो सार्वजनिक हमारी देता है, लाइबिलिटीज जो होती हैं, उनको एक साथ मिलना। मान लीजिएगा तुम्हें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट बेचना है, एक साथ बेच दो, चलेगा ना, प्राप्तियां हो जाएंगी ना वहां से। तो सार्वजनिक संपत्ति को कम करना, मान लो हमारे पास रेलवे है, उसको ट्रांसफर कर दिया निजी गवर्नमेंट में कन्वर्ट, एक साथ पैसा आ जाएगा। तो जब सार्वजनिक संपत्ति को कम करना होता है तो हमें उससे जो एक साथ आय होती है उसको हम लोग पूंजीगत आय के रूप में जानते हैं, पूंजीगत प्राप्ति के रूप में जानते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा पिक्चर, यहाँ से बोलेंगे सार्वजनिक संपत्ति कम करना, जैसा कि मोदी सरकार कर रही है। एग्जाम्पल बेस पे आपने देखा होगा, लाल किला है,
लाल किले को क्या कर दिया, अडानी ग्रुप को दे दिया कि एक साल में 5 करोड़ रुपए आते हैं, 5 साल में 25 करोड़ रुपए आएंगे, एक काम करो तुम एक साथ हमें 20 करोड़ दे दो। इससे क्या हुआ, एक साथ इनकम जनरेट हो गई। उसी को हम लोग बार बार महीने का जो किराया आ रहा है उसे लेते वहां से, तो फिर बारगा बन जाती। उसके बाद जो सार्वजनिक देता है, जो हमारे पास लाइबिलिटीज है, उसको बढ़ाना पड़े, तो यानी सार्वजनिक देता यानी लाइबिलिटीज जो है उसको बढ़ाना पड़े, इसे कम करना पड़े। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से सार्वजनिक पूंजी। अब मान लीजिए सरकार ने कहा कि साहब हमारे पास ये टेंडर है, वेंडर है, उसको ट्रांसफर करना, एक साथ ले लिया जनरेट करके, बस बात खत्म हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो ही प्रकार से सार्वजनिक प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां होती हैं, और दो ही प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। इसके पॉइंट को समझने के लिए आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी। आइएगा, खर्च को भी समझ सकते हैं दो ही पॉइंटों में, और उसको फिर 1 to 1 करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू क्या है, बार बार जनरेट होना है। इससे क्या होगा, ऐसे खर्च न तो संपत्ति का निर्माण करते हैं और न ही ध्यान रखना उसको खत्म करते हैं। जैसे मान लीजिएगा तुम्हारे पास लोग नौकरी कर रहे हैं, बार बार जनरेट करेंगे, तो यहीं से जो हमारे पास सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करते हैं और नहीं भी करते हैं, दोनों पॉइंट बन जाते हैं। तो यहाँ सार्वजनिक खर्च, आय कहाँ से होती, खर्च कहाँ से होते हैं, जो हमारे पास सार्वजनिक संपत्ति है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये ना तो कम करते हैं ना बढ़ाते हैं, ये इसको बैलेंस करते हैं। लो जी, ठीक है, कर लिया। और अगर दूसरा खर्च कहाँ होता है, जो सार्वजनिक लाइबिलिटीज जो हमारे पास सार्वजनिक देता है, उन्हें कम करना पड़े। अब कम कैसे, उनको बार बार एक्सपेंस करके। जैसे एग्जाम्पल में से वेतन है, पेंशन है, सब्सिडी है किसानों के लिए, तो हमने क्या कर रहे हैं, उनको बार बार बांट के। तो बार बार जो बांट रहे हैं, यही क्या है, सार्वजनिक खर्च निकल के आ रहा है, अनुदान वगैरह है। आया पिक्चर। अब यहाँ पे पूंजीगत संपत्ति खर्च क्या होता है, इसके भी दो प्रकार लिखने का प्रयास करें। अब मान लीजिएगा आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो आपको इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी। इंडस्ट्री खोलने के लिए एक साथ पैसा लगाना पड़ेगा, तो यानी सार्वजनिक संपत्ति को निर्माण करने के लिए लगाया गया जो पैसा होता है, वहां पर कैपिटल पूंजी होती है। तो लिख लीजिएगा, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करना, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करना। और ये निर्माण जब बढ़ेगा तो हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो देता है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो यानी हमने सिर्फ अभी इतना सिनेरियो समझा है कि लोक वित्त क्या होता है। उस पब्लिक फाइनेंस में चार चीजें इंपोर्टेंट होती हैं। अब इसको 1 to 1 करके हम लोग पढ़ेंगे कि पहला सरकारी प्राप्तियां, और दूसरा सरकारी भी है। सरकारी प्राप्तियों में दो भाग होते हैं, राजस्व यानी रिवेन्यू रिसिप्ट, एंड सेकंड कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ तक बात अगर समझ में आई तो कमेंट करिएगा, फिर हम लोग अगली बात को आपके सामने लेके चलने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती है हमारे देश की। आता कहाँ से है, जाता कहाँ से है, जाता कैसे है, ये सारी बातें हम लोग 1 to 1 करके प्रबंधन करने का काम करेंगे। तो लोक वित्त को टैकल करने के लिए हमारे पास जो है, प्रबंधन करने के लिए 3 खाते लगाए गए हैं। वहीं से अपनी कहानी को लेकर चलते हैं, कौन कौन से खाते होते हैं, लिखिएगा। सरकार के आय व्यय को प्रबंधन के खाते, सरकार के आय और व्यय। तो आता कहाँ से है और जाता कहाँ है, तो आना सरकारी प्राप्तियां, जाना सरकारी व्यय एक्सपेंडिचर, यानी उसको दो भाग में रखा गया है। तो यानी खाता, अकाउंट ऑफ, खाते का प्रबंधन, ये आय व्यय का प्रबंधन ऐसा भी कह सकते हैं, आय व्यय का प्रबंधन, यानी प्रोविजन इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो हमारे पास 3 खाते हैं, और इसको भी इसी तरीके से आप नोट डाउन कर लें समझने के लिए। एक हमारे पास आर्टिकल 260 के 1 में इन्वॉल्व है, एक आर्टिकल 260 के 2 में इन्वॉल्व है, एक आर्टिकल 267 में। तो 3 खाते हमारे पूरे इंडिया के आय व्यय को प्रबंधन करने के लिए लगाए गए हैं। अगर हम बात करेंगे तो पहले खाते के, इसको बोलते हैं संचित निधि। संचित निधि साहब ये क्या है, इसको कॉन्सोलिडेटेड जो फंड के नाम से जानते हैं, कि कॉन्सोलिडेटेड जो हमारे पास फंड है उसके बारे में जानते हैं। अब ये कॉन्सोलिडेटेड फंड होता क्या है, इसके बारे में सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कॉन्सोलिडेटेड फंड क्या होता है, यानी संचित निधि क्या होती है। देश के अंतर्गत जितनी भी चीजें हो रही हैं, जैसे राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं, राजस्व ऋण कहाँ से लिया गया है,
या ऋण कहाँ को दिया गया है, सारी चीजें कहाँ प्रबंधन होती हैं, राजस्व संपूर्ण जितनी भी प्राप्तियां हैं वो कहाँ होती हैं, संचित निधि में होती हैं। जाएगा पैसा आएगा पैसा कहाँ से, संचित निधि से। तो यहीं से संपूर्ण राज्य सरकारी प्राप्तियां, सरकारी प्राप्तियां कंप्लीट गवर्नमेंट रिसीप्ट। तो एक पॉइंट बन रहा होगा आपसे कि कंप्लीट जितनी भी सार्वजनिक प्राप्तियां हैं कहाँ आती हैं, कॉन्सुलेटरी फंड में आती हैं। इसका मतलब कंप्लीट मतलब राजस्व प्राप्तियां हैं या ऋण जहाँ से लिया गया है, दिए गए ऋण का ब्याज किसको देना है, तो जितना भी चीजें हैं ऋण की समस्याएं या फिर उधार किसको देना है, किससे लेना है, ये सारी चीजें कहाँ आती, कॉन्सुलेटरी फंड में आती हैं। इट मीन्स मतलब यहाँ से सरकार को पैसा निकालने के लिए एक प्रकार से विनियोग विधेयक लाना पड़ता है या अनुपूरक अनुदान पारित करना पड़ता है। इसमें धन निकालने के लिए संसद की अनुमति क्या है, अनिवार्य है। तो यानी इसी प्रकार क्या है, ये कार्य जो है राज्य में भी लागू होता है। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि यहाँ से इस पर संसद का अधिकार या पैसा निकालने के लिए संसद से अनिवार्य, और अनिवार्य के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से, और प्रस्ताव भी एक प्रकार से अनुपूरक या अनुमोदन, इस प्रकार के प्रस्ताव लेके आए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि कॉन्सुलेटरी जो फंड होती है उस पे सरकार का ना नियंत्रण होकर संसद का नियंत्रण होता है। तो क्या मोदी सरकार यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते जब तक प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो यानी इसमें से पैसा निकालने के लिए संसद के द्वारा विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है, और वहीं से उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि धन का निकालना प्रक्रिया स्टार्ट होती है। लेकिन अगर दूसरे बात की करेंगे जिसको बोलते हैं आर्टिकल 266 का 2, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट का मतलब लोक लेखा खाता, लोक लेखा खाता। अब इसमें क्या क्या होता है ये भी आप एक बार समझ लीजिएगा। जितने भी विनिवेश फंड हैं, जो भी हमारे पास फंड है जहां हम लोग निवेश कर रहे हैं, जो भी हमारे एनडीआरएफ जो नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च हमारे पास फंड है, लाइक जैसे क्लीन इंडिया का फंड है, या लाइक जैसे हमारे पास मनरेगा का फंड है। तो जैसे भी यहाँ मनरेगा या क्लीन इंडिया या जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं लेके आती है, इनिशिएटिव लेती है, उन सबको पैसा कहाँ से जाता है, बोलेंगे सर यहाँ लोक लेखा फंड से जाता है। राष्ट्रीय लघु फंड है, पोस्टल है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। इससे पैसा निकालने के लिए यहाँ पे धन सरकार के पास, धन जो है सरकार के पास एक प्रकार से बैंक के रूप में कार्य करती है आरबीआई। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की कोई अनुमति अनिवार्य नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार कहीं भी जाते हैं योजना को लॉन्च करके जाते हैं, जिसकी वजह ये है क्या, इसकी वजह ये है कि साहब वहाँ पैसा निकालने के लिए संसद की अनिवार्यता नहीं है। काश अगर ऐसा होता कि यहाँ से भी पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन कंपलसरी है, तो साहब सोचिएगा सरकार फिर बंद जाती, फिर लोकतंत्र क्या रहता। इट मीन्स मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर संसद का अधिकार नहीं होता है, यहाँ पर सरकार का अधिकार होता है। तो यानी संसद की अनिवार्यता अनिवार्यता आवश्यक नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी टू पार्लियामेंट परमिशन। तो यानी संसद की अनिवार्यता नहीं। क्लियर है यहाँ तक? दो पॉइंट समझे हो कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ लोक लेखा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉन्सुलेटरी फंड, राइट। तो यहाँ ये खाते हमारे पूरे देश की प्रबंधन करने में काम आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। वो लास्ट है एक आश्रम निधि, जिसको हम लोग इसमें रखे गए हैं 266 में। क्या बोलते हैं इसको, आश्रमिक निधि। ये 267 के बीच में इन्वॉल्व कर रखा है, यानी कॉन्टीजेंसी यानी जिसको हम लोग फंड कह सकते हैं, और जेंसी फंड। फंड ये क्या है देखिएगा, एक प्रकार जैसे आप घर परिवार में देखते होंगे अपने बड़े बुजुर्गों को, जब वो एज हो जाती है तो उनके पास कुछ सीमित दायरे में बैठ के कोई मेहमान आया तो उसको पैसा देने की प्रक्रिया। तो ऐसे ही हमारे पास पूरा करने के लिए हमारे पास उभर केंद्र में राष्ट्रपति साहब बैठे हुए हैं, राज्यों में राज्यपाल राज्यपाल साहब बैठे हुए हैं।
इन दोनों को यहाँ पर अनुमति के द्वारा निकाला गया जो पैसा है, बाद में संसद इनको अधिकृत कर देती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 8वीं निधि को पूरा करने हेतु राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुमति से धन निकाला जा सकता है, कहीं इमरजेंसी में या किसी विशेष परिस्थिति में हमें कहीं एक्सपेंड करना है। लेकिन बाद में इस संचित निधि से ही जो पैसा है कहाँ जाता है, इस वाले फंड में जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक इमरजेंसी पैसा होता है। किसकी अनुमति से निकालेंगे? राष्ट्रपति की या राज्यपाल की अनुमति से। बाद में इस पैसे को लगभग हम देखा जाए तो इसी संचित निधि से उसमें डाल लेते हैं, जैसे हमारे पास इमरजेंसी के लिए गुल्लक होती है। तो ऐसे ही हमने गुल्लक के रूप में एक निधि की स्थापना कर रखी है, अकाउंट की स्थापना कर रखी है। उसको हम लोग यहाँ से कॉन्टिजेंसी फंड के नाम से जानते हैं, जिसको आकस्मिक निधि कहते हैं। वो राष्ट्रपति का और राज्यपाल का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का। तो ऐसे नीचे क्या होगा? यहाँ राष्ट्रपति क्या होगा? नीचे वाली इसमें राज्य में राज्यपाल का होगा। तो यानी धन के लिए अनिवार्य है। पैसा कहां से आता है? संचित निधि से आता है। दैट इज अ थ्री, मतलब ये तीन ऐसे पैरामीटर हैं जो आपको यहां पर कह सकते हैं, दोनों पॉइंट निकल के आ सकते हैं। राइट? क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत किसी के साथ? राइट? चलें आगे बेटा। ओके राइट। तो यहां तक हमने समझा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, कॉन्टिजेंसी फंड क्या होते हैं। इनके बारे में हमने समझा कि तीन खाते पूरे देश की जो नीति है उसको प्रबंधन करने का काम करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? स्पष्ट हुई कि लोक वित्त में हम क्या क्या चीजें जानने का प्रयास करते हैं। एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा अगर अभी तक जो हम लोगों ने इसमें कवर किया है लोक वित्त में, कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इनके वित्त क्या होता है, लोक वित्त होता क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग वन टू वन करके पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजकोषीय नीति, यानी इसकी परिभाषा ही पूछा गया पहला पॉइंट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेफिनेशन क्या है? देखो अब ये प्राप्तियां क्या होती हैं? राजस्व और पूंजीगत खाते। देखो यहीं से हम लोग बात कर रहे थे अभी जो खाते हैं, अभी और भी पढ़ेंगे। रिवेन्यू अकाउंट क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। अब कर राजस्व, तो यानी ये 2 दिन क्लासेस की चलेगी और 2 दिन में आप इसके पूरे टॉपिक को यहाँ पर समझने का प्रयास कर पाएंगे। चलें, अब ये सब प्रबंधन करने के लिए सरकार एक वार्षिक बजट की स्टैब्लिश करती है। ये सब काम करने के लिए जितनी भी व्यवस्था है, सरकार एक नीतिगत रूप से बजट की व्यवस्था करती है। तो बजट शब्द जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक आर्टिकल 112 में केंद्र के लिए और आर्टिकल 202 में राज्यों के लिए ऐसे बजट की व्यवस्था की गई है, जिसको एक प्रकार से कह सकते हैं सरकार अनुमानित व्यय के और आय के विवरण को दर्शाने का काम करती है। तो दोनों बजट के रूप में जानते हैं कि इंडिया में बजट का जो प्रावधान है वो कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। इनसे बेसिक बेसिक बातें हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। आइएगा लिखते हैं, देखिएगा बजट, और समझेंगे कि बजट बनता कैसे है, कितने चरणों से गुजरेगा, कहाँ पेश होगा। ये सारी बातें हम लोग समझेंगे बजट के बारे में। बजट मतलब विवरण, और विवरण प्राप्तियां 2 प्रकार का विवरण होता है। देखो, एक विवरण क्या है जिसको राजस्व के रूप में जानते हैं, एक विवरण क्या है जिसको हम लोग पूंजीगत के नाम से जानते हैं। इट मीन्स मतलब कैपिटल, एंड यू कैन से रेवेन्यू। राइट? तो यहां से अगर राजस्व की बात करेंगे तो राजस्व भी 2 जगह से आता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। आई थिंक राजस्व आय होती है और राजस्व व्यय होता है, एंड दैट मीन्स ये भी 2 प्रकार से होता है। पूंजीगत, पूंजीगत आय होती है, कैपिटल इनकम होती है, और पूंजीगत यहां पर व्यय होता है, पूंजीगत एक्सपेंडिचर होता है। राइट? यहां तक बात समझे हो पूरा? दो बातें आपके दिमाग में
इस थ्रेशोल्ड हो रहे होंगे। अब इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर राजस्व आय की बात करेंगे तो कहाँ से होती है? ये दो जगह से आय होती है, एक कर से और एक गैर कर से। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर आय और ये गैर कर आय। यानी आप टैक्स से आप लेते हैं और ये नॉन टैक्स लेते हैं। वो टैक्स को भी दो रूप में रखा गया है कि एक वो लोग जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप में लेते हैं और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप में लेते हैं। और प्रत्यक्ष को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने पैसे का जो एक रिटर्न करके डायरेक्टली सरकार को दे रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे किसी रूप में देखा जाए कि आदमी, आप इनकम कमाते हो, डायरेक्टली आप पे कर रहे हो, तो दैट इज अ मीन्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आपने बिस्कुट खरीदा, बिस्कुट दुकानदार ने पैसे दिए, दुकानदार ने होलसेलर को, उसने घूम घूम के क्या कर रहा है? जा रहा है टैक्स। तो यानी दो टैक्सेस सिस्टम हमारे इंडिया में है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। और इंडिया में टैक्सेस सिस्टम ही सही ना होने की वजह से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? खतरनाक हो रखी है। कुछ ही समय पहले हम लोगों ने जीएसटी को लेके इसलिए आया गया कि जो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा हो रखे थे कि इस राज्य में अलग, वहाँ अलग, बैट अलग, ये सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, उसको एक करने के लिए हम लोग यहाँ पर जीएसटी लेके जाते हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, अभी इसको और भी अंदर लेके चलेंगे, वन टू वन करके। टैक्स क्या होते हैं, प्रत्यक्ष क्या होते हैं, प्रत्यक्ष में कितने प्रकार होते हैं, सारी बातें हम लोग कवर करेंगे, जहाँ से आपके दिमाग में हो जाएगा प्रोग्राम सेट। ऐसे ही राजस्व, अगर बीए की बात करेंगे तो राजस्व बीए का मतलब बार बार, जैसे किसी को रक्षा पे खर्च करना पड़ता है, डिफेंस पे खर्च करते हैं, इसके अलावा आप किसी के रख रखाव पे खर्च करते हैं, वेतन पे खर्च करते हैं, पेंशन पे खर्च करते हैं, प्रशासनिक बीए खर्च करते हैं, या संसद बीए करते हैं। तो ऐसे जो बीए होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? राजस्व बीए। जैसे मान लीजिएगा आपको रक्षा पे बार बार करना है, सार्वजनिक बीए लगातार कर रहे हैं बार बार, तो जो हमारे पास पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है बार बार कर रहे हैं, पेंशन पे आप बार बार देते हैं, आप वेतन को बार बार देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी मतलब अन्य सुविधाएं हैं, जैसे एग्जाम्पल वैसे संसद का भी करते हैं, तो यानी पार्लियामेंट जो एक्सपेंडिचर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, देखा जाए तो हमारे पास रख रखाव का जो बीए है वो राजस्व बीए। अब मान लीजिएगा वेतन तुम बार बार दे रहे हो, बार बार बीए हो रहा है, लेकिन उस वेतन से देख जो इनकम आ रही है बार बार की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राजस्व आय बोलेंगे। दैट इज द टू सिनेरियो रिवेन्यू। इट मीन्स revenue income and revenue expenditure. Revenue income is two types, taxes या non taxes, and revenue expenditure is only single different activities, like जैसे यहाँ पे डिफेंस से, पब्लिक एक्सपेंडिचर से, पेंशन से, वेतन से, हमारे पास सैलरी से, पार्लियामेंट से, या अन्य जितने भी खर्चे यहाँ देखने को हमारे पास मिल जाते हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ये दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि इंडिया के पास जो राजस्व है वो दो ही प्रकार से, एक तो जाता है और एक वापस आता है। जाना और आना, ये दोनों पॉइंटों को समझने का क्लियर प्रयास करिएगा। आया प्लान? अब बात करते हैं कि दो बजट को दो रूप में रखा गया, राजस्व में और पूंजीगत में। तो राजस्व का ये ढांचा दिमाग में आ गया होगा। अब बात करते हैं पूंजीगत के बारे में। पूंजीगत के बारे में भी दो प्रकार आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। एक प्रकार क्या है? एक तो पूंजीगत आय है और एक पूंजीगत क्या है? व्यय है। इसको भी अगर हम सिनेरियो देखा जाए तो पूंजीगत प्राप्तियां वो हैं जो एक बार आ रही हैं, और पूंजीगत व्यय क्या है? जो एक बार जा रही हैं। तो जो अगर आपने पूंजीगत आय की बात करेंगे तो ये क्या है? आप बाजार से लिया है, आपने ऋण है, तो एक या ऋण लिया है, उसकी वापसी होनी है, या उसकी वसूली होनी है, या उसमें विनिवेश करना है, या भविष्य में निधि में कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, किसान विकास पत्र है, स्वर्ण स्वर्ण बॉन्ड है, ऐसी चीजों से जो हमें आय होती है उसको राज पूंजीगत आय कहते हैं। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं विनिवेश आय, इंफ्रास्ट्रक्चर की आय, उसको हम लोग कह सकते हैं पूंजीगत आय। या बाजार से वसूली, बाजार की वसूली मतलब किसी प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है, समझेंगे अभी इसको भी थोड़ा सा और अंदर जाके। पहले तो इसका बजट का सिनेरियो ही सेट कर रहे हैं, फिर बजट बनता कैसे है, बनाता कौन है, कैसे बनाया जाता है, सारी प्रक्रिया हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही पूंजीगत व्यय की बात करेंगे, जिस तरीके से विनिवेश से आय होती है ऐसे ही आपको निवेश करना पड़ेगा ना, तो यहीं से क्या करेंगे? निवेश की व्यय जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है निवेश करने के लिए। अब मान लो आपने इंडस्ट्री खोली, निवेश कर दिया, इंडस्ट्री से आय हो रही है, तो क्या है? पूंजीगत आय है, राइट। या आपने यहाँ पर ऋण का भुगतान करना है, किसी को अगर आपने पैसा लिया है उसका भुगतान करना है,
और भुगतान करेंगे, तो ये तो है नहीं कि साहब लो जी इस तरीके से, या ऋण का आपको वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या इसके अलावा बाकी जितने भी राज्य मित्रवत देश हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, हम वितरण करते हैं, राज्यों के साथ भी वितरण करते हैं, और मित्रवत जितने भी कंट्री हैं मित्र देश के साथ भी करते हैं। तो यहां से तुम्हारे दिमाग में एक सिनेरियो सेट हो रहा होगा, बताएं कमेंट करके, कि बजट के विवरण को दो रूपों में रखा जाता है, एक राजस्व में और एक पूंजीगत में। अब राजस्व जो हमारे पास बीए होते हैं, सरकार के जो बीए होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के जो बीए होते हैं, इनको समझ के फिर वन टू वन लेके हम अपनी कहानी को लेके चलते हैं। बताओ कितना मजा आ रहा है आप लोगों को, सब लोग बताओ कमेंट करके, कितनी किसी को कोई डाउट तो नहीं? राइट, कितना मजा आ रहा है आपको, बताओ कमेंट करके। ऑल क्लियर, नो डाउट एनीबॉडी? तो आई थिंक यू कैन से कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम लोग बजट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये रही पूरी इसकी मतलब बजट की, और यहाँ से पूरी चीजें आनी, देखिएगा। एक बार क्लैपिंग कर दें अगर आपको मजा आ रहा है तो। कमेंट कर दीजिएगा। अगर सबको मजा आए एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। मजा आ रहा है सबको, कमेंट करें ये सुनो, मजा आ गया। ये सुनो, अब देखो इसी प्रकार की भावनाओं को अगर हम लोग देखें, तो सरकार के बीए और खर्च को हमने दो भागों में बांटा गया है, जिसे आज डेवलप्ड और यहाँ पर जो नॉन डेवलप्ड विकास के रूप में हम देखने को मिलते हैं। अगर आप बांध बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यदि किसी को पेंशन दे रहे हैं या फिर यहाँ से वेतन दे रहे हैं, उससे डेवलप नहीं हो रहा है, उससे एक प्रकार से रक्षा है। इन सब पे जो बीए करते हैं वो नॉन डेवलप्ड बीए आ जाते हैं। तो सरकार के जो पास बीए हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक योजना के आधार पर, एक गैर योजना के आधार पर। तो इसी के सापेक्ष में आगे लेके चलते हैं सरकार के बीए एवं खर्च। सरकार के बीए यानी खर्च, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये दो प्रकार में होता है, पहले और अभी भी। देखो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक था योजनागत व्यय, इट मीन्स मतलब प्लान एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय, योजनागत व्यय यानी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब ये प्लान और नॉन प्लान क्या होता है, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे, राइट? अब देखो सपोज कर लीजिएगा आपने एक योजना बना रखी, सर हमारे पास 10 रुपए आए, इस 10 रुपए में 2 रुपए दूध पे, 2 रुपए यहाँ, 1 रुपए यहाँ, आपने एक प्लान सेट कर लिया। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो वर्षीय या केंद्रीय या राज्य जितनी भी योजनाएं होती हैं, उनको एक प्रकार से योजना के आधार पर या प्रकृति के आधार पर हम उसको व्यय करते हैं, उसे योजनागत व्यय कहते हैं। गैर योजनागत, अगर आपको रक्षा करनी है, आपको कुछ अन्य वेतन है, पेंशन है, ब्याज अदायगी है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंडिया में दो प्रकार के बीए होते हैं, एक तो प्लान और एक नॉन प्लान। सी रंगराजन समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी कि इन बातों को जो लिखा है योजनागत में और गैर योजनागत में, पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और इनका वर्गीकरण सही तरीके से किया जाए। तो सी रंगराजन समिति के द्वारा इन दोनों का एक प्रकार से कह सकते हैं नामांकन किया गया, यानी वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण।
और वर्गीकरण करके इसका नाम रख दिया गया विकासात्मक खर्च, यानी जिसको डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो क्या रख दिया गया? विकासात्मक, विकासात्मक खर्च, यह भी है। इसको डेवलप्ड या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से अब जानते हैं। और ये जो था, इसको हमने जो वर्गीकरण किया सी रंगाजन की समिति के माध्यम से, इसको हमने रख दिया गया गैर विकासात्मक, यानी कह सकते हैं नॉन विकासात्मक एक्सपेंडिचर। तो यानी गैर विकासात्मक भी है, यानी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयास करें। अब देखो, विकासात्मक वो खर्च होते हैं, व्यय होता है जो सरकार को कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस पे आप बांध बना रहे हैं, इससे क्या होगा? सुविधाएं मिलेंगी। आप सड़क बना रहे हैं, आगे ग्रोथ होगी। इसके अलावा जितनी भी रेलवे बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, इंडस्ट्री या फिर किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां से अर्निंग का रिसोर्स बढ़ेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, आनंद आएगा, तो यानी रेलवे है, रेलवे से आय होगी। रेलवे में जैसे अभी तुमने देखा होगा, मोदी सरकार ने कहाँ से, दिल्ली से लेकर मेरठ के लिए रैपिड रेलवे चला दिया है ना, नमो भारत नाम रखा उसका। तो इससे क्या है? ये विकासात्मक खर्च है। इसके अलावा जो भी कारखाने हैं, इनकी स्थापना कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री लगेगी तो क्या होगा? इनकम आएगी। अब एक व्यक्ति को आपने क्या किया है? पुलिस में भर्ती कर दिया, इसका मतलब उसे भर्ती करके हम तो ऊपर अपने ऊपर भार ले रहे हैं, उस पे हम क्या करेंगे? गैर विकासात्मक खर्च करेंगे, वो डंडा लेके बैठा रहेगा। तो यानी जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे वेतन है, पेंशन है, इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज, जैसे मान लीजिएगा ब्याज की अदायगी है, रक्षा है, ये जितने भी होते हैं ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। और इसीलिए देखा गया है कि हमारे सरकार के द्वारा योजनागत खर्चों को, पूरा जो विवरण था, उन खर्चों को पहले योजना आयोग देखता था। कौन देखता था इन खर्चों को? योजनागत व्यय को कंप्लीटली, जो योजनागत व्यय है, जो प्लान एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसे योजना आयोग पहले योजना प्लान कर रहा है, वो देखता था। इसके बाद क्या हुआ? इसकी जगह कौन आ गया? योजना आयोग की जगह कौन आ जाता है? बोलेंगे सर, योजना आयोग की जगह आ जाता है नीति आयोग। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि अब नीति आयोग देखता है? बोलो यस और नो, यस और नो बताओ। कमेंट करके इतना पॉइंट बोल रहा हूं कि पहले योजना आयोग इन सबको देखता था, अब कौन देखता है? राइट? क्लियर? कौन देखता है बताओ? नीति आयोग देखता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी दिमाग में रखने का प्रयास करें, क्योंकि हर चीज जो होती है बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। उन सबसे हम लोग अवेयर होते हुए चलेंगे और चीजों को जानते हुए चलेंगे। तो आप बोलेंगे यस, पहले योजना आयोग सारे खर्चों को, योजनागत को देखता था, अब कौन देखता है? ये आपसे पूछ रहा हूँ, देखिएगा, बताएं। बताएं कमेंट करके। नीति आयोग देखता था, नीति आयोग देखेगा। सबका यही आंसर आ रहा है, देखिएगा, सब लोग खलनायक की तरह बन चुके हैं कि यही देखता है। देखिएगा, सब लोग यही आंसर दे रहे हैं, सुधीर, बाकी जितने भी लोग यहाँ देख पा रहे हैं मुझे लाइव, सब लोग यही आंसर दे रहे हैं, देखिएगा। लेकिन ये पहले योजनागत जो चीजें हैं, वो योजना ही आयोग देखता था, नीति आयोग बना, अब नीति आयोग नहीं देखता है। अब इन सबको वित्त मंत्रालय देखता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, तो वित्त मंत्रालय। ऐसी चीजों को भी दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा।
आया पिक्चर? तो ये तुमने थोड़ा सा सरकार के, गवर्नमेंट के आय व्यय के बारे में समझने का प्रयास करा। अब सरकार के पास जो आय आती है, इसमें दो पॉइंट ये आपके दिमाग में है, राजस्व आय, राजस्व आय और ये पूंजीगत आय, डिफरेंट तरीके से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? टैक्स सिस्टम है। अब टैक्स क्या होता है ये जानते हैं। इंडिया में आय के दो चरण हैं, एक टैक्स, एक नॉन टैक्स है। टैक्स मतलब जो आदमी अपनी आय का कुछ भाग रिटर्न कर रहा है, ये किस रूप में सर्विस दे रहा है तो उसका भी सरकार को दे रहा है। यानी इंडिया में रहोगे तो कुछ भी करो यहाँ पे कुछ देना ही पड़ेगा, चाहे गरीब हो अमीर हो, इससे मैटर नहीं करता। तो यानी यहीं से जानते हैं कि जो करापण होता है, जो टैक्स की विधियां होती हैं या टैक्स के जो रूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और लोग इसे कैसे कैसे इकट्ठी करते हैं। तो तीन विधियों में पूरे इंडिया में टैक्सी सिस्टम की जो विधियां पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। तो इसी को लेके अब चलते हैं, टैक्स की विधियां क्या हैं एंड नॉन टैक्स क्या है, टैक्स डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये सारी बातें इसमें समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसमें, टैक्स की विधियां या कर की विधियां। हाँ, विकासात्मक स्कूल आएगा विक्की राजा, हॉस्पिटल भी आएगा, कॉलेज बनाना भी आएगा, क्योंकि कॉलेज बनाना नहीं आएगा। तो ये सब चीजें समझे। जहां से फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आएगा उसे विकासात्मक कहते हैं, जहां पता नहीं कितना क्या देना पड़े उसको कहते हैं। तो लिखें, करारोपण की विधियां, रूल ऑफ टैक्स सिस्टम। तीन विधियां हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश में लोग टैक्स से चोरी करते हैं, टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं। तो एक विधि होती है जिसको प्रगामी विधि या प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव विधि के नाम से जानते हैं। तो प्रोग्रेसिव विधि क्या होती है? पहली विधि नंबर 1, प्रोग्रेसिव रूल। इट मीन्स मतलब प्रगामी विधि, प्रगामी मतलब प्रगतिशील। सबसे पहली विधि, इसको समझते हैं, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, मेंस में भी क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडिया में किस विधि का प्रयोग सब ज्यादातर किया जाता है और इसके होने से कौन से लाभ किसके हानियां निकल के आती हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल बेस पे, समझो बड़े आराम से कि एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ये व्यक्ति 4 लाख रुपए कमाता है और ये व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाता है। तो टैक्स कौन ज्यादा देगा? कौन ज्यादा देगा बोलेंगे? ए अधिक देगा या बी अधिक देगा? बताओ कमेंट करके। बोलेंगे सिंपल वा में कि बी अधिक देगा, टैक्स सरकार को वापस रिटर्न करेगा। कल को इसकी आय यहाँ पे 20 लाख हो जाती है, इसकी 11 लाख हो जाती है, 10 लाख होती है, तो अब टैक्स कौन अधिक देगा? बोलेंगे सर यहाँ से बी, ए अधिक देगा। इससे इस प्रणाली के अंतर्गत जब लोगों की आय बढ़ने लगती है तो उसके साथ साथ जो ब्याज की दरें हैं वो भी बढ़ जाती है। जैसे अपने यहाँ क्या है, जो 5 लाख तक इनकम करते हैं उनके लिए 0% टैक्स है। उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे तो 5% है, उसके ऊपर जाएंगे तो 10% है, उसके ऊपर जाएंगे तो 20% है। यानी आप अपनी इनकम का 10% कोई और टैक्स दे रहा है, कोई और टैक्स। अब मान लो मुकेश अंबानी पैसा बढ़िया कमाता है, अगर वो 20% टैक्स दे रहा है, इसका मतलब यार उसकी आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, टैक्स अधिक बढ़ जाता है। तो यानी अमीर लोग ऊंची दर का भुगतान करते हैं और जो कम आय वाले लोग होते हैं कम दर का भुगतान करते हैं। तो यहां से एक सिंपल फॉर्मेट में आप ये समझ पा रहे होंगे कि इस सिचुएशन में जो प्रोग्रेसिव जो हमारे पास टैक्स की विधि होती है, ये प्रणाली जो होती है, जो सिस्टम होता है, आय बढ़ने के साथ साथ दरों में वृद्धि होती है। तो पहला पॉइंट कि आय बढ़ने से दरों में, दर मतलब ब्याज की दरों में नहीं, करों की दरों में, कर की दर में वृद्धि होती है। तो यानी इफ इंक्रीज योर इनकम तो देयर इंक्रीज द टैक्स सिस्टम या टैक्स रेट। यानी जब आपकी आय बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, टैक्स अधिक देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इससे दो पॉइंट क्या बनेगा, अगला पॉइंट, यानी यानी डिफरेंट तरीके में कहा जाए तो अमीर लोग जो होते हैं वो क्या करेंगे, अधिक टैक्स देते हैं, और जो कम आय वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं,
कम टैक्स देते हैं, और जिनकी एक न्यूनतम आय है वो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देते हैं, 0% टैक्स देते हैं। जैसे किसी की इनकम 2 लाख रुपए है तो अपनी आय का कुछ देता ही नहीं है, एक मानक लगा दिया कि 3%, 3 लाख से नीचे वाला कोई आय देगा ही नहीं। अब जो आदमी 30,000 रुपये कमाता है मान लीजिएगा, तो यहाँ पर 30,000 रुपये कमाएगा तो 20,000 रुपये कमाएगा महीने के, तो 1 साल में कितने कमाएगा? 2.5 लाख रुपए। 3 लाख तक कोई टैक्स है नहीं, 0% पे मजा ले रहा है, इंडिया की सुविधाएं खा रहा है। तो यानी ऐसी प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव विधि, कि भाई तुम कमाओगे तो दोगे। एग्जाम्पल बेस पे समझने का प्रयास करें। जैसे कोई तकड़ा आदमी होता है, अधिक खाना खाता है, हल्का आदमी कम खाना खाता है। इसका मतलब है कि आप अगर अधिक खाना खाते हो तो अधिक खाने के पैसे दोगे। आए कुछ दिमाग में? अब इससे, इस व्यवस्था से क्या होता है, दो समस्याएं पैदा होती हैं। भाई यहाँ पर ए व्यक्ति 10 लाख रुपए ए व्यक्ति जो है 4 लाख रुपए कमाता है, बी जो है 10 लाख रुपए कमाता है। इसके मन में घृणा पैदा होगी, साला ये 4 लाख रुपए कमाता है, अरे मैं अपनी मेहनत से 10 लाख रुपए कमाता हूँ, भाई मैं अधिक टैक्स देता हूँ सरकार को, और अधिक जब टैक्स देता हूँ तो अब ये आदमी टैक्स की चोरी करना स्टार्टिंग करेगा। क्या करेगा? 10 लाख रुपए वाला जो व्यक्ति है, इस टैक्स जो अधिक दे रहा है इससे बचने का प्रयास करेगा। आई बात दिमाग में? तो यहीं से अधिक आय वाले व्यक्ति इस विधि के अंतर्गत एक प्रकार से टैक्स की चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं, और इसे बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने रोकने के लिए, जब तक एक मजबूत तंत्र नहीं होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे भारत सरकार आयकर का उदाहरण है, प्रत्यक्ष करों का प्रयोग करती है। अब मान लीजिएगा यहाँ पर 10 लाख है, दिखा देगा साहब, क्या दिखा देगा? पत्नी के गहने बनवा दिए। मेरे पास तो रियल इनकम जो कितनी बची है, 4 लाख रुपए बची है, यानी इस 10 लाख में से 6 लाख रुपए का ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट दिखा देगा, दान कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दिखा देगा, स्वास्थ्य पे खर्च हो गए, बच्चों की शिक्षा पे खर्च हो गए, ये तो देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं शिक्षा पे, हम क्यों टैक्स दें? यानी यही व्यक्ति टैक्स की चोरी करना स्टार्टिंग कर लेगा। तो अगर ये व्यक्ति टैक्स की चोरी करना स्टार्टिंग करेगा, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी कि जो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, इसी विधि में करते हैं। आया कुछ दिमाग में? बताओ। तो एक दो पॉइंट समझें कि एक जो विधि है वो कौन सी विधि है, प्रोग्रेसिव, और अधिकांश इसके माध्यम से डायरेक्ट टैक्सों को लिया जाता है, यानी प्रत्यक्ष करों को लिया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स ज्यादातर यहां से इनकम के रूप में लिए जाते हैं। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी कि प्रोग्रेसिव विधि क्या होती है, तो प्रोग्रेसिव रूल क्या होता है, प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या होता है। प्रोग्रेसिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आय अधिक बढ़ने से लोगों के टैक्स की जो दरें हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी प्रणाली को, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव रूल कहते हैं। बताओ कमेंट करके। मजा आया? बताओ। आज के बाद अगर ये भूलोगे प्रोग्रेसिव विधि क्या है, इसके कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से हानियां हैं, तो लाभ तो ये है कि भाई अधिक आय वाले अधिक लोग देंगे पैसा, सरकार को अधिक पैसा आएगा। हानि ये है कि लोग बचना स्टार्टिंग कर लेते हैं, तो इससे करप्शन बढ़ेगा, लुटेरे आ जाएंगे मार्केट में। अब दोनों पॉइंट थोड़ा सा कलम रख के सोचिएगा कि जो विधि है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आप माइंड पहले यूपीएससी का बनाइएगा। कुछ लोग, दो दो चार पांच 10 लोग हर जगह परिवार में ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं, उनके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी कि यार ठीक है, तो यहीं से प्रोग्रेसिव विधि होती क्या है। सोचो, माइंड में क्रिएट करिएगा, लाभ कौन से हैं, हानि कौन सी है। अगर तुम अब ये नहीं सोच पा रहे हो, यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी यार, आप अभी यूपीएससी के स्टूडेंट बने ही नहीं है। बोलिए यस और नो। जितने लोग भी मुझे वॉच कर रहे हैं, दिल से बताओ कितना मजा आया क्लास में आज की। अभी तो 10%, 15%, 20% पार्ट ही हुआ है इसका, अभी तो 80%, 70% पार्ट हुआ है। तो हमें दबा के पढ़ना है। ऐसे ही प्रतिगामी रिप्रोग्रेसिव विधि क्या होती है ना, दूसरी विधि भी पढ़ेंगे कल। इसमें क्या होगा, कर की दर आय के साथ क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। मान लीजिएगा जो वस्तुएं सेवाएं आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर सबको समान लगता है। आपने पार्ले जी का बिस्कुट खरीदा, मैं भी 5 रुपये दूंगा, अमीर खरीदेगा मैं भी 5 रुपये दूंगा। इससे क्या होता है, दूसरी विधि है उसको प्रतिगामी विधि कहते हैं, जिसको रिग्रेसिव विधि कहते हैं। रिग्रेसिव मतलब हर किसी व्यक्ति पर समान लगती है। समान मतलब साहब, तुम भी चाय पीने जाओगे होटल में 10 रुपए की मिलेगी, अंबानी जाएगा तब भी 10 रुपए की मिलेगी, मतलब जहाँ जहाँ जाओगे जाओगे। तो ऐसा नहीं कि हर दुकान 10 की मिलेगी, दुकान अलग होनी चाहिए, अब हो जाती है। तो यहाँ जो टैक्स है
वो यहाँ पर उनके मूल्य के आधार पर या उनकी दर के आधार पर या उनकी आय के आधार पर क्या होते हैं, वस्तु सेवाओं पर कहीं ना कहीं समाहित रूप से सेम एक्सेप्ट किए जाते हैं। उसको हम लोग रिग्रेसिव विधि, जिसको सेकंड विधि कल पढ़ेंगे, प्रतिगामी विधि के रूप से हम लोग जानते हैं। क्लियर? अब बताओ, कोई भी विद्यार्थी, राइट,